करेंगे दिन भर के उन 4 बड़ी खबरों की विस्तार से, उन पर आपको जानकारी भी देंगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज दिन भर की 4 वो बड़ी खबरें क्या हैं जिनको लेकर देश भर में हलचल है। इनमें सबसे पहली खबर होगी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में खींचतान लगातार देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदान 6 नवंबर को होगा। चुनाव में सिर्फ 20 दिन का समय बचा है। सूत्रों के अनुसार यह खबर भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले बिहार में 12 सभाएं करेंगे और वहां के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर महागठबंधन में सीटों की खींचतान ही खत्म नहीं हो रही। राजद ने उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने 48 और CPIML ने 18 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। तो वहीं दूसरी खबर, दिल्ली में अग्निकांड। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट जहां पर सांसद निवास करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही 6 गाड़ियां दमकल के मौके पर पहुंची। जानकारी मिली कि जिस जगह आग लगी है वो नई दिल्ली के सांसदों का स्टाफ क्वार्टर है। और बताया ये भी जा रहा है कि इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है, इसकी वजह लापरवाही बताई जा रही है। विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। और इसके बाद बात करेंगे पाक का गेम ओवर। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटर्स की मौत हो गई है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। हमले में 14 अफगानी भी मारे गए हैं जबकि 16 घायल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 48 घंटे का सीजफायर शुक्रवार शाम 6 बजे खत्म हुआ। इसके आगे बढ़ाने पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने पांतिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की। ब्रह्मोस की नई उड़ान भी हम देखेंगे। चौथी सबसे बड़ी खबर आज की कि ब्रह्मोस की ये नई उड़ान भारत को रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी छलांग लगाते हुए भारत ने एक नई उपलब्धि दर्ज कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इन 4 बड़ी खबरों के बीच बात करेंगे पहली खबर की, जो कि बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में बीएसपी ने अब एंट्री मार ली है। चैनपुर से बीएसपी उम्मीदवार ने अपना पर्चा भरा है। जनता से बीएसपी ने वोट मांगे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 की देखिए सरगर्मियां एक और तेज है। इधर एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उधर महागठबंधन में अभी तक कुछ भी चीजें साफ नहीं है। अब उधर देखिए बीएसपी ने चुनाव में एंट्री मार ली है। आज कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र ऐसा ही विकल्प है जो सबको न्याय दिला सकती है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि बीएसपी के हाथी यानी कि चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर उन्हें जीत दिलाए, ताकि चैनपुर में विकास की नई इबारत लिखी जा सके। वोट मांगा है और बीएसपी की एंट्री की वजह से महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। और वहीं देखिए नामांकन से ठीक पहले बीएसपी कैंडिडेट धीरज ने लोगों से क्या अपील की है। जो अपील की है वो आपको भी सुननी चाहिए, सुनाते हैं। पार्टी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम। मैं धीरज कुमार सिंह कुलभान सिंह बहुजन समाज पार्टी से 206 चैनपुर विधानसभा से नामांकन करने जा रहा हूँ। आप सभी चैनपुर विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाता साथी 18/10/2025 को भभुआ में पटेल कॉलेज छात्रावास के पास उपस्थित होकर के इस नामांकन सभा में आकर के उसे आशीर्वाद देने का कृपा करें। तो देखा आपने, एक और महागठबंधन में सीट बंटवारे की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, दूसरी ओर एनडीए चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। जनसुराज ने बहुत पहले ही अपनी चुनाव के प्रचार को शुरू कर दिया है, लेकिन अब बीएसपी की एंट्री
बिहार चुनाव में कई मायने में अलग और अहम भी, क्योंकि बीएसपी की एंट्री की वजह से अब जो पार्टियां हैं जो कि बिल्कुल निश्चिंत थी कि इन्हीं पार्टियों के बीच में, इन्हीं के साथ हमारा मुकाबला होगा, लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी ने एंट्री मारकर सभी की रणनीति को जो है वो बिगाड़ दिया है। चैनपुर से बीएसपी के पहले उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया और जनता से अपील की कि आप बीएसपी ही एक आखिरी विकल्प बच गया है, जो जात पात को देखकर नहीं बल्कि जो काम करता है, जो बीएसपी जिन मुद्दों को लेकर काम करता है वो जनता के हित में होती है। इसीलिए चैनपुर की जनता वोट करे, यानी कि वोट करके बीएसपी को जीत दिलाए। वहीं एक और बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई है। महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर दरार देखने को मिल रही है। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं और कांग्रेस और राजद दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी सेम जगह से उतारे हैं। वैशाली में कांग्रेस के संजीव कुमार ने नामांकन किया तो राजद के अजय कुशवाहा ने भी वैशाली से पर्चा भर दिया। लालगंज सीट में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की स्थिति और भी ज्यादा गहराती नजर आ रही है। उधर मुकेश साहनी कह रहे हैं कि उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको तो बस उप मुख्यमंत्री बनना है। वैशाली और लालगंज सीट पर राजद और कांग्रेस आमने सामने हैं। उधर लगातार बार बार सवाल कर रही है, बीजेपी भी बार बार सवाल उठा रही है कि अगर सब कुछ ठीक था महागठबंधन में तो फिर आपके नामांकन का ये जो चरण था 17 अक्टूबर का जो तारीख था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इधर अभी भी ये कहा जा रहा है कि 20 तारीख तक नामांकन वापस लेने की तिथि है, तब तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। वैशाली में कांग्रेस के संजीव कुमार और राजद के अजय कुशवाहा ने नामांकन दाखिल कर लिया, जबकि लालगंज में शिवानी शुक्ला और आदित्य कुमार राजा के बीच सीधी टक्कर होगी, यानी कि महागठबंधन के बीच ये लड़ाई। अब ये लड़ाई कोई एनडीए और महागठबंधन की नहीं हो गई है, बल्कि अब ये लड़ाई कांग्रेस और राजद की हो गई है लालगंज सीट से, जहां पर दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर देखिए बीजेपी भी कटाक्ष कर रही है, एनडीए की तमाम पार्टियां इस वक्त कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है कि एनडीए के बीच में स्थिति तो साफ हो गई, जिसको लेकर लगातार लोगों के बीच में चर्चा हो रही थी, विपक्ष सवाल उठा रहा था, लेकिन एनडीए ने तो पूरा मामला सुलझा लिया और अब चुनाव प्रचार में लग गई है। लेकिन गठबंधन के बीच में, इंडी गठबंधन के बीच में चीजें अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है। इधर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकल रहा है। कांग्रेस एक सम्मानजनक स्थिति चाहती है, उधर राजद किसी भी चीज पर तैयार नहीं हो रही है। राजद चाहती है कि तेजस्वी यादव सीएम बने, लेकिन खुले मंच से इस बात का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी दोनों के बीच में दरार दिखी हुई नजर आ रही है। वहीं देखिए बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार दौरे पर अमित शाह भी हैं, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है, 20 दिन का समय बाकी है और इस बीच एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक कर मैदान में उतर चुकी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचते हैं, सीएम धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार पहुंचते हैं, स्टार प्रचारक के तौर पर जनता से वोट मांगते हैं और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बिहार में 3 दिनों के दौरे पर हैं और चिराग पासवान से उनकी अहम मुलाकात होती है और रणनीति पर चर्चा होती है। तो वहीं देखिए जनसुराज ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रशांत किशोर समेत 20 नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बिहार चुनाव के लिए पीके की यानी कि जनसुराज की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव और इसका प्रचार इस वक्त जोरों पर है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार करेंगे। सुखविंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल का भी नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। भाकपा माले ने भी अपने 40 प्रचारकों की घोषणा कर दी है। दोनों पार्टियां चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हो गई हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी भी मंथन जारी है। तो वहीं बिहार चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार करेंगे। कहलगांव और औरंगाबाद में चुनावी सभा करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी भी चुनाव प्रचार करेंगे। कटिहार और त्रिवेणीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ रहेंगे।
यानी कि देखिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केशव प्रसाद मौर्य, नायाब सिंह सैनी, पुष्कर सिंह धामी और साथ ही योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की बिहार के चुनाव में अलग ही डिमांड है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के फैसले, जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं, उसको लेकर लोगों के बीच में उनकी एक अलग ही लोकप्रियता, उनका एक अलग फैन बेस है। और इसी के तहत योगी को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है और कई जनसभाएं इस वक्त बिहार चुनाव में सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। वहीं बिहार चुनाव में तेजस्वी की जेएमएम के साथ बात होगी। तेजस्वी की हेमंत सोरेन से सीट शेयरिंग पर बात होगी। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव में जीत का दावा किया गया है। बिहार चुनाव में सीटों के तालमेल के लिए तेजस्वी संग हेमंत सोरेन की बात होगी और घाटशिला उपचुनाव में जीत का भी दावा जेएमएम ने किया है। आज रांची में मीडिया से बात करते हुए हेमंत सरकार के मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा है कि जल्द ही बिहार में आरजेडी के साथ सीटों पर बात हो जाएगी और इसी दौरान मंत्री ने झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में भी पार्टी की जीत का दावा किया। और अब दूसरी खबर की बात करेंगे। यह खबर दिल्ली में अग्निकांड से जुड़ी हुई है। दिल्ली में सांसदों के फ्लैट में भीषण आग लग गई। बीडी शर्मा मार्ग पर बने ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लगी। संसद भवन से महज 200 मीटर की दूरी पर सांसदों का यह फ्लैट, जहां पर आग लगी की घटना हुई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। दमकल कर्मी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में कई सांसदों के आवास मौजूद हैं और जब भी संसद का सेशन चलता है तब वो इसी अपार्टमेंट में रुकते हैं। दिल्ली स्थित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी अपार्टमेंट है, उसमें से एक ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आपसे कुछ देर पहले जो है ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे आग लगी थी। इस वक्त हमारी मौजूदगी ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट के बाहर है और आप देखते हैं किस तरह से ग्राउंड फ्लोर से लेकर करीबन 4 से 5 फ्लोर तक जो आग है उसका असर देखने को मिला है। हालांकि इससे कुछ देर पहले जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर आग लगी थी उसको बुझा लिया गया है। आसपास जो है लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया था। उसके बावजूद जो है आप बिल्डिंगों की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आग लगने का पूरी बिल्डिंग में देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार जो है दमकल की टीमें जो है वो यहाँ पे तैनात है। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो इस वक्त यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद है। पूरे स्पॉट में अगर देखा जाए तो आपको बुझा लिया गया है। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र बिल्डिंग है जो कि जहाँ पे सांसदों का आवास बना होता है। दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक स्थान पे ये एक बिल्डिंग है जिसमें अभी कुछ देर पहले जो है आग लगी थी उसको बुझा लिया गया है। लेकिन फिलहाल जो है आग जो ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी उसका असर जो है आप ऊपर तक देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा बिल्डिंग में जो है करीबन 4 से 5 फ्लोर तक इस आग का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा लगातार जो है सुरक्षा बल की टीमें जो है तैनात है। इसके अलावा जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और लगातार पूरे जो हादसा हुआ है उसको जो है ठीक कर लिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि किसी भी जान या आवाज का कोई खतरा नहीं है, किसी को कुछ हुआ नहीं है। लेकिन बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ रहते हैं उस बिल्डिंग में दिल्ली के इलाके में आग लग गई है। TPW वालों ने फर्नीचर वगैरह गैरेजों में भर रखे हैं। हाँ। और काफी जगह पर ऐसे इन्होंने भर रखा है। तो आपने इससे पहले कभी कंप्लेन करी है इस चीज को लेकर कि फर्नीचर वगैरह? क्वार्टरों में रहते हैं तो हमारी कहाँ ये लोग सुनेंगे। सरकारी वाले तो फर्नीचर है, MP वगैरह होके सब पुराने फर्नीचर जो होते हैं ये लोग यहाँ स्टोर करके इन्होंने रख दिया। इनको इनके लिए कोई जगह बनानी चाहिए। इसी कारण से आग लगी, शॉर्ट सर्किट के कारण से। और जब आग लगी थी तो यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी वो कितनी देर में यहाँ पहुँची? कम से कम 40 मिनट बाद वो गाड़ियाँ आई हैं। हाँ। और क्या नाम है, जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड है किसी में कोई पानी नहीं, यहाँ के दुनिया भर के स्टाफ होते, किसी ने कुछ जल्दबाजी से कुछ करा नहीं। हाँ, आप लोगों ने कभी कंप्लेन की है इस चीज को पहले भी लेकर? नहीं, ऐसा तो फर्स्ट टाइम हुआ है। ऐसा किसी को पता नहीं था कि ऐसा कभी हो जाएगा। हाँ, फायर ब्रिगेड की टीम 40 मिनट बाद आई थी। 40 मिनट बाद बता। आप लोगों ने फौरन कॉल कर दिया था? हाँ जी, यहाँ पर काफी लोगों ने कॉल किया और फायर ब्रिगेड ऑफिस बहुत पास है यहाँ से। हाँ, आप लोगों का कुछ नुकसान हुआ है? आप लोग नुकसान हुआ है, पूरा फर्स्ट फ्लोर जल गया, बहन का मेरी घर जला है। तो वहीं देखिए, पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ ट्रेन में पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास आग लग गई। यह आग 19 नंबर AC बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसके बाद रेलवे और पुलिस टीमों के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और यात्रियों को सुरक्षित दूसरे डिब्बे में शिफ्ट किया गया और आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि पूरा बोगी जो है वो जलकर राख हो गया है। अंदर जो सामान रखा था वो भी जलकर राख हो गया है। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 1204 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਸਹਾਰਸਾ ਗਰੀਬ ਰਥ ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹਾਰਸਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹੈਗਾ ਡੈਮੇਜ ਉਹ 1 ਡੱਬੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਡੱਬਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ होया। तो देखिए, इस भीषण आग के बाद जो ट्रेन में लगी, उसके बाद यात्रियों के बीच में डर का माहौल रहा, जिसके बाद यात्रियों ने इस पूरे हादसे की आप बीती भी सुनाई। क्या कुछ यात्रियों ने कहा है वो भी सुनिए। हाँ जी, मेरा नाम सौरभ है। मैं फगवाड़ा से दिल्ली जा रहा था, तो रास्ते में सिरिंद आया तो वहाँ पे ट्रेन रुकी। तो हमने देखा, मतलब किसी ने, कुछ लोगों ने बोला कि ट्रेन से धुआं वगैरह निकल रहा है। तो फिर काफ़ी देर रुकी रही, फिर हमने उतर के देखा कि क्या हो रहा है। फिर हमने पीछे देखा, पीछे से धुआं निकल रहा है। फिर हम पास गए तो देखा वहाँ पे आग लग गई ट्रेन में। भी लोग उतर गए थे सारे, तो लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, बाकी डब्बा पूरा जल गया था। फिर थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड आई तो उन्होंने आग वाग बुझाई पूरी। सिरिंज के पास अचानक से हमारी ट्रेन रुक गई, तो हमने बाहर उतर के देखा, उसमें बहुत धुआं वगैरह हो रहा था। आफ्टर दैट हमने उसमें देखा तो उसमें आग वगैरह लग रही थी। G19 में, मैं G1 में ट्रैवल कर रहा था। और उसके बाद कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन बंदों के सामान वगैरह सब कुछ जल गए हैं और सब अभी तकलीफ में है, क्योंकि सबको अभी घर जाना था। किसी किसी की फ़्लाइट्स वगैरह थी, आधे बंदे वहाँ से पहले निकल गए हैं। और फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी, 10 से 1 मिनट में आ गई थी फायर ब्रिगेड वगैरह। लेकिन हाँ ठीक है, आग वगैरह बुझी है। उन डब्बों को वहीं पर निकाल दिया गया है। अब हम यहाँ पर रुके हुए हैं अम्बाला में। बढ़ेंगे आगे। कट्टरपंथ, अव्यवस्था और जनता का आक्रोश पाकिस्तान के सामने एक तिहरा संकट बन चुका है। सरकार कितने देर इसे थाम पाएगी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि लबैक या फिर अक्सा मार्च के बहाने पाकिस्तान के एक बार फिर से पाकिस्तान में अराजकता बढ़ चली है। पंजाब सरकार ने गुरुवार को पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी। इसके तहत 2 दिनों के लिए पब्लिक रैली और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। साथ ही धार्मिक राजनीतिक पार्टी तहरीर लबैक पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने का भी निर्णय लिया गया है। धार्मिक राजनीतिक पार्टी तहरीर लबैक पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने का फैसला लिया गया। बता दें आपको कि पिछले दिने टीएलपी ने गाजा सॉलिडेरिटी मार्च आयोजित करने की योजना बनाई थी, जिसके बाद से इस वक्त पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर आग है, नारों की गूंज है और अराजकता की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। पाकिस्तान एक बार फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ तबाही की राह जाती है। लाहौर की गलियों में सन्नाटा टूट चुका है, सड़कों पर अफरा तफरी मची है और पंजाब प्रांत में तो हालात बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तान में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। देश में चारों ओर जनता का प्रदर्शन, सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। इसी बीच कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने लबैक या अक्सा मिलियन मार्च प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। इस स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं और राजधानी में प्रवेश और निकास मार्गों को सील कर दिया गया। अब यहाँ पर पंजाब सरकार ने पूरे प्रांत में धारा 144 लगा दी है। क्यों हुई लाहौर में हिंसक झड़पें? कानून प्रवर्तन एजेंसियों और टीएलपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें। टीएलपी की अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन की धमकी। पुलिस की पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। पुलिस की पार्टी प्रमुख साद हुसैन के मुख्यालय पर भी छापेमारी। पंजाब के कई शहरों में हालात हाथ से निकल चुके हैं। कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान ARTLP ने लबैक या अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान किया है। टीएलपी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं। नारेबाजी, पथराव और सुरक्षा बलों से झड़पें, ये अब पाकिस्तान का नया चेहरा बन चुका है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं। राजधानी के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान के लाहौर में हालात बेकाबू। लाहौर में धारा 144 लागू। सार्वजनिक रैलियों और प्रदर्शन पर रोक। बैठकें, जुलूस, रैलियां, धरने पर पाबंदी। टीएलपी पर प्रतिबंध की तैयारी। टीएलपी पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र को सिफारिश। मुरीद के ऑपरेशन के बाद 2716 लोगों की गिरफ्तारी। करीब 2800 लोगों की विदेश यात्रा भी रोकी गई। टीएलपी कोई नई पार्टी नहीं है, ये वही संगठन है जिसने साल 2021 में फ्रांस के खिलाफ बड़ा हिंसक प्रदर्शन किया था। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर यहां तक कि फ्रांस से राजनयिक संबंध तोड़ने की भी मांग की गई थी। तब भी सरकार को झुकना पड़ा। टीएलपी पर पहले भी कई बार प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन हर बार ये संगठन और ताकतवर होकर सामने आया। इसके पीछे एक बड़ा धार्मिक जनाधार और भीड़ को सड़कों पर लाने की क्षमता है, जिसे पाकिस्तान की कमजोर हुकूमत रोक नहीं पा रही। क्यों सड़कों पर है टीएलपी? पाकिस्तान में टीएलपी का प्रदर्शन अक्टूबर को शुरू हुआ। प्रदर्शन मुख्य रूप से फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में हो रहा है। टीएलपी ने अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध करने का ऐलान किया था, लेकिन इजाजत नहीं मिली। कट्टरपंथ, अव्यवस्था और जनता का आक्रोश, पाकिस्तान के सामने ये तीन संकट गहरा चुके हैं। सरकार इसे कितनी देर थाम पाएगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि लबैक या अक्सा मार्च के बहाने पाकिस्तान एक बार फिर से अराजकता की ओर बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब बात अगली खबर की। ये बात और ये खबर आपके सरोकार से जुड़ी है, जहां पर भारत ने एक और उपलब्धि दर्ज कर ली है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार हुआ है। ब्रह्मोस की पहली खेप का आज फ्लैग ऑफ किया गया और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौके पर पहुंचकर ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को फ्लैग ऑफ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद रहे। भारत और रूस के सहयोग से ये मिसाइल बनकर तैयार हुई है और पाकिस्तान को रक्षा मंत्री ने दो टूक भी कह दिया है कि भारत को जीत की अब आदत लग चुकी है। ब्रह्मोस की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखी और ब्रह्मोस से दुश्मन नहीं बच पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है, तो इस वक्त पाकिस्तान को सावधान होने की जरूरत है। और मेक इन इंडिया इस वक्त अब नारा नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल सुरक्षा का आश्वासन है। ब्रह्मोस की यूनिट से युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये बड़ी बातें और अहम बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ब्रह्मोस की पहली खेप को हरी झंडी दिखाने के दौरान की। ये हमारे लिए प्रफुल्लित होने का क्षण है और मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए भी कि लखनऊ में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के इस संकल्प को पूरा करने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल के प्रथम बैच को आज फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य हम लोगों को यहां माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है।
इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है।